हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 17वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक मैनुअल स्टेबलाइजर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगाए जाते हैं, यानी कौन कौन से भागों को मिला करके एक हमारा मैनुअल स्टेबलाइजर तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टोटल 18 पार्ट का नाम लिखा है जिसके द्वारा एक मैनुअल स्टेबलाइजर का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आपको शुरू में ही क्लियर कर दें कि ये सभी पार्ट्स एक ही मैनुअल स्टेबलाइजर के अंदर तो बिल्कुल नहीं लगेंगे। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं कि आवश्यकता के अनुसार किसी में लगते हैं, किसी में नहीं लगाया जा सकता है, या फिर एक ही कार्य के लिए इसमें 2 या 3 जो है कि भाग बने हुए हैं और उनके जो है कि इस्तेमाल अलग अलग स्टेबलाइजरों में अलग अलग क्षमता के अनुसार किया जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम पहले नंबर पर बात करें तो यहाँ पर है वन वे स्विच। आप ये चित्र देख सकते हैं। वन वे स्विच का काम होता है स्टेबलाइजर को ऑन या ऑफ करना। केवल यह स्टेबलाइजर को ऑन कर सकता है या फिर ऑफ कर सकता है और इसका उपयोग छोटे आकार के स्टेबलाइजरों में ही किया जाता है। बड़े आकार में यह नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करें एमसीबी की। आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। एमसीबी का उपयोग जो है बड़े आकार के स्टेबलाइजरों में किया जाता है और यह एमसीबी जो है कि हमारे 1 केवीए स्टेबलाइजर से लेकर के ऊपर जितने भी स्टेबलाइजर बनते हैं सभी में ऑन या ऑफ करने के लिए हमारा एमसीबी लगता है। यह ऑन या ऑफ करने के साथ साथ यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर कहीं पर ओवरलोड हो जाए तो हमारे स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर को खराब होने से बचाने का भी काम करता है। और इसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये जो भी चीज़ें लिखी गई हैं ये सभी एक ही कार्य के लिए अलग अलग जगहों पर लगने वाले सभी स्विच हैं, जैसे 2 वे स्विच, डीपीडीटी स्विच, 2 पोल 4 वे रोटरी स्विच और एमसीबी टाइप चेंज ओवर। एक एक करके हम सभी का कार्य समझेंगे और कौन किस में लगता है इसके बारे में भी हम सीखेंगे। देखिए, ये 2 वे स्विच है। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं। 2 वे स्विच का काम क्या होता है? स्टेबलाइजर में स्टेप अप और स्टेप डाउन का कार्य करने के लिए 2 वे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप अप या स्टेप डाउन क्या होता है? तो यदि हमारे स्टेबलाइजर से वोल्टेज को केवल घटाने की आवश्यकता होगी तो उस समय हम जो है कि इसको स्टेप डाउन पर करेंगे और यदि हमें स्टेबलाइजर से केवल बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो हम इसको स्टेप अप पर रखेंगे। यानी कि यह 2 ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो यहाँ पर 2 वे स्विच के बारे में आप समझ गए होंगे। इस 2 वे स्विच का इस्तेमाल हम छोटे आकार के स्टेबलाइजरों में वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए लगाते हैं। उसके बाद हम बात करें डीपीडीटी स्विच की, तो यह छोटे आकार के स्टेबलाइजर से लेकर के लगभग 3 केवीए, 4 केवीए या 5 केवीए तक के भी स्टेबलाइजर में लगाए जाते हैं। अब इनका भी काम क्या है? स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। अब स्टेप अप स्टेप डाउन करने के साथ साथ यह इनपुट किस पे करना है, आउटपुट किस पे करना है, यह भी सेलेक्ट कर लेता है। यानी कि यह टोटल 4 काम करता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन और इनपुट आउटपुट। ये टोटल 4 कार्य जो है कि हमारा डीपीडीटी स्विच करता है। आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं इसका। यह जो डीपीडीटी स्विच है 2 प्रकार से आता है। एक तो 8 टर्मिनल वाला, 8 टर्मिनल वाले में 4 गो ऊपर टर्मिनल होगा, 4 नीचे होगा। और उसके बाद दूसरा ये जो है कि आप देख रहे हैं इसमें 6 टर्मिनल वाला है। तो 6 टर्मिनल वाला में 2 ऊपर होता है, 2 बीच में होता है और 2 जो है कि नीचे होता है। इनके बारे में और भी बेहतर से जानने के लिए, बेहतर तरीके से जानने के लिए हम इनके लिए अलग अलग भी वीडियो बनाएंगे जिसको आप देख करके इनके बारे में और इनके कनेक्शन के बारे में आसानी से सीख और समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोल 4 वे रोटरी स्विच। इस स्विच के द्वारा स्टेबलाइजर को ऑफ भी किया जाएगा, स्टेप अप भी हो जाएगा, स्टेप डाउन भी हो जाएगा और उसके बाद जो है कि हमारा बाईपास का भी कनेक्शन आसानी से इसके द्वारा किया जा सकता है। यानी कि यह भी 4 ऑप्शन के लिए लगाया जाता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ऑफ और बाईपास। बाईपास का मतलब जो सप्लाई आ रही है वही सप्लाई को यह डायरेक्ट जो है कि बाहर निकाल देगा, आउटपुट लोड पर भेज देगा।
तो ये आप इसके बारे में भी समझ गए होंगे। इसके कनेक्शन के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप इसको और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर इसके कार्यों को समझिए कि कार्य क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे कोर्स के साथ बने रहिएगा। ये सारी चीज़ें आपको सीखने जानने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 6वें नंबर पर है एमसीबी टाइप चेंज ओवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमसीबी टाइप चेंज ओवर है। इसके द्वारा भी आप स्टेबलाइजर को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन के लिए काम कर सकता है। यानी कि यदि आपका हैवी लोड का स्टेबलाइजर है जहाँ पर ये स्विच जो है कि ख़राब हो जा रहा है, यानी डीपीडीटी स्विच वहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर आप ये 5वां और 6वें नंबर का जो स्विच है इन दोनों में से कोई भी एक लगा देंगे, आसानी से स्टेप अप स्टेप डाउन का कार्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर पर। सबसे महत्वपूर्ण स्टेबलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। आप यहाँ पर इसका चित्र भी देख सकते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक साइड 8 टर्मिनल और एक साइड जो है कि 1 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा होगा। जिधर 1 टर्मिनल है उसको कॉमन बोला जाता है और जिधर 8 टर्मिनल है उसी पर जो है कि इनपुट भी किया जाता है और उन्हीं में से आउटपुट भी लिया जाता है आवश्यकता के अनुसार। यानी कि हमको घटाने बढ़ाने वाला जो भी वोल्टेज मिलेगा वो सब 8 जो लूप निकला हुआ है उसी से हम जो है कि सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो है कि 8वें नंबर पर है 1 पोल 8 वे रोटरी स्विच। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इस स्विच के द्वारा हम क्या करते हैं तो ट्रांसफार्मर के 8 जो लूप है 1 से लेकर के 8 नंबर तक के, जहाँ पर इनपुट और आउटपुट सप्लाई हमको देना या फिर लेना होता है, वो सारा जो सिलेक्शन होता है, यानी कि उन लूप में से किस लूप पर हमें वोल्टेज इनपुट करना है, किससे वोल्टेज आउटपुट करना है, ये सारा काम जो है कि हमारा रोटरी स्विच आसानी से कर लेता है। उसके बाद ये है रिले। रिले के बाद यहाँ रिले ड्राइव सर्किट और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये 11 नंबर 10 नंबर और 9 नंबर ये तीनों मिला करके एक ही काम करते हैं। इस स्टेबलाइजर से यानी मैनुअल स्टेबलाइजर से ऑटो कट का ऑप्शन जो होता है, यानी कि आवश्यकता से अधिक अचानक से वोल्टेज जो बढ़ जाता है उस वोल्टेज को आउटपुट पर पहुंचने से रोकने के लिए हम ये रिले ड्राइव सर्किट और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। रिले भी एक प्रकार का क्या है 2 वे स्विच होता है। जैसा कि आप 2 वे स्विच में 3 पॉइंट देखते हैं, इसमें भी ये 3 पॉइंट होता है। 3 पॉइंट में बीच वाला मान लेते हैं ये पोल हो गया, एक हो जाएगा NC और एक होगा NO। तो जो ये तीनों पॉइंट है पोल हमेशा किससे सटा रहता है NC से सटा रहेगा। NC मतलब नॉर्मली कनेक्टेड। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप इसको और बेहतर से सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए कि पोल हमेशा NC पर सटा रहता है, यानी जो भी हमारे स्टेबलाइजर से आउटपुट सप्लाई आता है वो पोल पर जाता है और पोल से NC से डायरेक्ट जो है कि निकल जाता है। अब NC के बाद यदि मान लेते हैं नॉर्मल वोल्टेज रहता है तो NC से हमेशा निकल करके हमारे आउटपुट पर पहुंचता रहता है, लेकिन अचानक से यदि वोल्टेज बढ़ जाता है तो यही पोल जो होता है क्या हो जाता है इधर से इधर आ जाता है, NO पर आ जाता है। तो इधर NC पर जो आउटपुट पहुंच रहा होता है उधर नहीं पहुंचेगा, इधर जो है कि NO पर पहुंचने लगेगा और NO पर हम एक रेड इंडिकेटर लगा देते हैं जिससे कि रेड इंडिकेटर जल जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो वोल्टेज है आवश्यकता से अधिक बढ़ गया है। अब रिले तो ये काम करता है स्विचिंग का काम, यानी NC या NO पर सप्लाई को भेज सकता है। NC पर भेजेगा तो हमारे लोड पर जाएगा यानी आउटपुट से बाहर निकलेगा। यदि यह NO पर भेज दिया तो NO से यह बाहर नहीं निकलता है, डायरेक्ट रेड इंडिकेटर के पास पहुंच जाता है, जिसे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो वोल्टेज है स्टेबलाइजर का वो अचानक से बढ़ गया है। हम रोटरी स्विच से उसको घुमा करके फिर से कम कर लेंगे तो ये फिर जो है कि NO से NC पर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो रिले है NC से NO पर जा रहा है यानी ऑन हो रहा है, तो इसको NC से NO पर ले जाने के लिए इसे कम वोल्ट की DC सप्लाई चाहिए। कम वोल्ट यानी 12 वोल्ट भी हो सकता है, 18 वोल्ट भी हो सकता है और 24 वोल्ट भी हो सकता है। ये तीनों प्रकार के वोल्टेज होते हैं। जिस प्रकार का आपका रिले होगा यानी 12 वोल्ट वाला रिले होगा तो 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी, 18 वोल्ट वाला होगा तो 18 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी और 24 वोल्ट होगा तो 24 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी।
जाएगी। अब ये डीसी वोल्टेज यहाँ पर आता कैसे है, तो रिले ड्राइव सर्किट के द्वारा यहाँ पर डीसी वोल्टेज आता है। अब रिले ड्राइव सर्किट को कहाँ से वोल्टेज मिलता है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको वोल्टेज देता है। मान लेते हैं कि 12 वोल्ट उसको दे दिया और हमने सेट कर दिया है रिले ड्राइव सर्किट को कि 240 से जैसे ही ऊपर हो जाएगा तुरंत जो है कि आप जो 12 वोल्ट लिए हैं उस 12 वोल्ट को रिले के पास पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि रिले को पता चल जाएगा और यह जो है कि ऑन हो जाएगा, यानी एनसी से एनओ पर चला जाएगा और लाइट जो है कि कट जाती है। तो इस तरीके से कुछ हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रिले ड्राइव सर्किट और रिले, ये तीनों मिल करके ऑटो कट का ऑप्शन तैयार करते हैं। यानी कि ऑटो कट का सुविधा जो है कि मैनुअल स्टेबलाइजर से प्रदान करने के लिए, लेने के लिए हमें रिले ड्राइव सर्किट और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इन तीनों की आवश्यकता होती है। यदि आपके ऑटो ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज का टर्न लपेटा गया है तो आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। हम किट को जो लो वोल्टेज की सप्लाई होगी, यानी 12 वोल्ट या 18 वोल्ट या 24 वोल्ट जो भी सप्लाई हमारे किट के लिए होगा, वो सब जो है कि यदि ऑटो ट्रांसफार्मर में पहले से बनाया गया है तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि इस ऑटो ट्रांसफार्मर में वह वोल्टेज नहीं है तो आपको ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अलग से लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर पर है R+G इंडिकेटर। यह जो इंडिकेटर है लाल और हरा, रेड और ग्रीन, ये दो अलग अलग इंडिकेटर भी हो सकते हैं या फिर एक ही में दो इंडिकेटर हो सकता है। यानी कि एक ही इंडिकेटर रहेगा, नॉर्मल रहेगा तो हरा जलेगा और हाई हो जाएगा वोल्टेज तो रेड जलने लग जाता है। यानी जब भी हमारा रेड जलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वोल्टेज अधिक हो गया है, जिसके वजह से हमारा स्टेबलाइजर ऑटो कट पर है, और यदि ग्रीन जलेगा तो समझ लीजिएगा कि हमारा स्टेबलाइजर नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। तो यह दोनों इंडिकेटर अलग अलग भी लगाया जा सकता है और किसी किसी स्टेबलाइजर में आप देखेंगे तो एक ही इंडिकेटर रहेगा, वह जो है कि रेड भी जलता है और ग्रीन भी जलता है। हाई वोल्टेज हो जाएगा यानी ऑटो कट हो जाएगा तो रेड जलेगा, नॉर्मल रहेगा तो ग्रीन जलेगा। अब इस इंडिकेटर के लिए हम अलग से जब इंडिकेटर खरीदेंगे लगाने के लिए तो उस इंडिकेटर को डायरेक्ट 220 वोल्ट से चलाने के लिए हमें 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी। जहां से आप इस इंडिकेटर को खरीदेंगे वहां पर ही आपको यह 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। 100 किलो नहीं रहेगा, 80 किलो ओम का रहेगा, तब भी जो है कि यह आसानी से चल जाएगा 220 वोल्ट पर। यानी कि बहुत छोटे छोटे इंडिकेटर होते हैं, यदि आप उसको 220 वोल्ट पर डायरेक्ट चलाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। यदि आप रेजिस्टेंस के साथ चलाते हैं तो आसानी से चल जाएगा। यदि इस इंडिकेटर का ऑप्शन आपके किट में दिया गया है, यानी किट से डायरेक्ट सप्लाई इनको देना होगा, तो रेजिस्टेंस जो है कि किट में पहले ही से लगा रहता है, आपको अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई पर इन दोनों को लगाना है, तो आपको 100 किलो ओम या 80 किलो ओम का रेजिस्टेंस अलग से खरीद करके इंडिकेटर के साथ लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर दो रेंज में आते हैं, एक तो 300 रेंज में आएगा और एक 500 वाला आएगा। तो यदि आप अपने स्टेबलाइजर को फेज टू फेज बना रहे हैं तो 500 रेंज वाला आपको वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। यदि आप न्यूट्रल फेज बना रहे हैं तो उसमें आपको 300 वोल्ट रेंज वाला जो है कि वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। दोनों लगभग एक ही रेंज में आते हैं, यानी पैसे में कोई जो है कि कम ज़्यादा नहीं होता है, लगभग दोनों का रेंज जो है कि बराबर होता है, यानी दोनों का रेट जो है बराबर होता है। उसके बाद ये रॉकर स्विच है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रॉकर स्विच दिखता है। रॉकर स्विच एक प्रकार का 2 वे स्विच है जिसको आप आसानी से लॉक के द्वारा उस कैबिनेट के ऊपर जो है कि आसानी से लगा सकते हैं। बहुत सारे स्टेबलाइजरों में इसको लगाने का ऑप्शन नहीं देता है और बहुत समय देता है, यानी ऑटोमेटिक में तो ये कंफर्म है कि रहेगा, लेकिन मैनुअल में कुछ में यह रहता है कुछ में नहीं रहता है। यदि कैबिनेट में वो जगह दिया है तो आप इस रॉकर स्विच को लगा करके इस स्विच के द्वारा आप कनेक्शन कर देंगे तो आपके वोल्ट मीटर में इनपुट वोल्ट का भी मान देख सकते हैं आप और आउटपुट वोल्टेज का भी मान आसानी से देख सकते हैं। तो इस वजह से आप जो है कि इस स्विच को यदि आपके कैबिनेट में ऑप्शन है तो लगा दीजिए, नहीं ऑप्शन है तो मत लगाइए। उसके बाद यहाँ पर मेन लीड की बात की
की जाए तो मेन लीड क्या है, एक प्रकार का यह तार है यानी केबल है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो इनपुट वोल्टेज होता है उसको हम स्टेबलाइजर के अंदर भेजने का काम मेन लीड के द्वारा करेंगे। और यह मेन लीड जो होता है 1 kVA से नीचे तक के स्टेबलाइजर में लगाए जाते हैं। यदि 1 kVA से ऊपर की बात की जाए तो मेन लीड के जगह पर इनपुट एवं आउटपुट कार्य के लिए HT कनेक्टर लगाया जाता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ समझ लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट जो है 1 kVA या उससे नीचे तक के जो भी स्टेबलाइजर होते हैं वहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज लेना होता है। तो आउटपुट वोल्टेज को लेने के लिए उसके पीछे तरफ जो है कि आप देखेंगे तो 5 पिन सॉकेट लगा रहेगा। तो इस तरीके से आप 5 पिन सॉकेट के बारे में भी समझ गए होंगे। और अंत में जो है कैबिनेट, क्योंकि इसके बारे में हमने बता दिया कि किसी भी स्टेबलाइजर में इनपुट और आउटपुट करने के लिए जो 1 kVA से ऊपर हो तो उसमें इनपुट आउटपुट करने के लिए HT कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में कैबिनेट, यानी कि वह बॉक्स जिसके अंदर स्टेबलाइजर के ये सभी पार्ट्स कसे जाते हैं, कसने के बाद कनेक्शन करते हैं और उसके बाद जो है कि एक स्टेबलाइजर का आकार तैयार होता है। तो वही जो है कि उसका कैबिनेट कहलाता है, यानी बाहरी ढांचा जो है कि उसका कैबिनेट कहलाएगा। तो ये सारे भाग मिल करके एक मैनुअल स्टेबलाइजर का निर्माण करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने समझने को मिला होगा कि ये सभी स्विचों में से कोई एक ही स्विच जो है कि हमारे स्टेबलाइजर में दिखाई दे सकता है, या फिर यहाँ पर मेन लीड के जगह पर आप इनपुट HT कनेक्टर लगा सकते हैं। 5 पिन सॉकेट के स्थान पर आउटपुट HT कनेक्टर लगा सकते हैं, हैवी लोड रहेगा तो। यानी कि सभी पार्ट्स एक ही स्टेबलाइजर में तो बिल्कुल नहीं लग सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भाग हैं जिनके स्थान पर कोई दूसरा भाग लगाया जा सकता है। यहाँ पर सब कुछ जो है कि यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया। इन सभी भागों में से जो आवश्यक भाग है उनके बारे में हम एक एक वीडियो बनाएंगे, जिसको आप देख करके स्टेबलाइजर के कनेक्शन तक पहुँचते पहुँचते स्टेबलाइजर का कनेक्शन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।